राम राम, नमस्ते आप सभी को। आज मैं करवा रही हूँ ये इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन है, जहाँ मैं इंग्लिश के बारे में थोड़ी पेडागोजी करनी है। हर सब्जेक्ट में ना ये एक्चुअली सेम ही होती है, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस होता है बस इसमें। इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है इंग्लिश टीचिंग के। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, कोई भी अपना हिंदी लैंग्वेज ले लो, फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, सबसे पहले ना उसमें ये नेचुरलनेस का प्रिंसिपल होता है, जिसको हम बोलते हैं LSRW। ठीक है, लिसनिंग, पहले लिसन करता है बच्चा, सुनता है, फिर स्पीक करता है, फिर रीड करता है, पहले रीड करता है, फिर राइट करता है। ठीक है, सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, हिंदी में भी ना सेम ऐसे ही चलता है, किसी भी लैंग्वेज में ऐसे ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये आजकल आपको पता ही है कि मतलब पेडागोजी इसी चीज़ पे जोर दे रही है कि लर्निंग बाय डूइंग पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वोकेबलरी, शब्द भंडार उसको आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, एक पर्पस होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का। अब किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं उसका एक गोल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, और हमेशा जब भी देखेंगे जैसे लैंग्वेज सीखता है बच्चा, तो वो नकल से, इमिटेशन से ही सीखता है। ठीक है, इसका मतलब नकल करना होता है। हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल इस बात पे कहता है कि जैसे हम ना, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती अब, ठीक है, लेकिन मान लो कि कुछ दिन तक हम इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रहे, तो धीरे धीरे उनकी वर्ड्स पकड़ के ना हम भी सीख जाएंगे। ठीक है, एक हैबिट हो जाएगी फिर उसी तरीके से बोलने की। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंटर्नशिप होता है, ये तो चाइल्ड हिमसेल्फ मोटिवेटेड, जो बच्चा खुद मोटिवेट होता है ना, वो इंटर्नशिप है। एक्सटर्नशिप क्या होता है कि किसी और के द्वारा मोटिवेट किया जाए। ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा या टीचर के द्वारा, इसको एक्सटर्नशिप मोटिवेशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन, जिस सिचुएशन में रहेंगे हम वही सारी चीज़ें सीखते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट जो होता है हमारे आसपास का, वो हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, ये प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, एक्यूरेसी, पीपल्स एक्टिविटी, जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसके बेस पे बैलेंस अप्रोच होती है इसमें एक। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, सबसे पहले बच्चे के ना एक मदर टंग होती है ना, जो वो उसके लिए उसको रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको नेचुरली अपने आप ही आ जाती है। फिर देखिए अडोप्टिंग मल्टीपल लाइन अप्रोच। ठीक है, मल्टीपल लाइन अप्रोच अडोप्ट करना, मल्टीपल लाइन का यहाँ पे मतलब है कि पहले एक शब्द बोलता है, फिर ज़्यादा बोलता है, फिर उससे ज़्यादा बोलता है बच्चा। ठीक है, मल्टीपल लाइन अप्रोच। ठीक है, अलग अलग तरह के आप उसको, और किसी भी लैंग्वेज को जैसे करवाते हैं ना, तो पहले मान लीजिए बच्चे के लिए वो सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको उसकी खुद की लैंग्वेज में भी आप समझाइए। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर क्या है इसका, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका ये ध्यान रखेंगे, LSRW ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसका ग्रेडेशन होता है, कैसे होता है, नोन टू अननोन चलता है ये, जो बच्चे को पता होता है ना, उससे हमें वहाँ लेके जाना है जो उसको नहीं पता। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है, कंक्रीट होता है जो सामने है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो उसके सामने नहीं है, जिसे वो नहीं टच कर सकता, उसके नॉलेज तक वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, स्पाइरल अप्रोच है, प्रोपोर्शन, ये ना सारी डेवलपमेंट वाली उसी तरह की लगती है ना। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करेंगे मटेरियल अपना, उसी के अकॉर्डिंग, उसके ग्रेड के अनुसार ही आप उसको पढ़ाएंगे, सिलेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5th क्लास के बच्चे को 12th का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब है। एक्यूरेसी और करेक्टनेस इसलिए क्योंकि जो टीचर, जो बच्चा ना हमेशा टीचर को देखता है। ठीक है, अब जैसे टीचर बिहेव करता है, जैसे टीचर बोलता है, वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है और उसी से वो सीखता है। एक्यूरेसी करेक्टनेस इसलिए क्योंकि अगर टीचर सही तरीके से ना बोले तो फिर बच्चा कैसे बोलेगा, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगी, या फिर वैसे भी जो उसका एक पर्सनालिटी है टीचर की, कई बार बच्चे फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे ना ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन देखा सबसे पहले। इसमें टूल्स हैं, इसके टूल्स क्या क्या है, पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये देखा भी होगा आपने, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, पूरे साल का ना कलेक्शन होता है बच्चे के वर्क का, पूरे साल का जो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। चेकलिस्ट में सिर्फ येस और नो होते हैं, जैसे किसी भी कंसेप्ट को लेकर चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। रेटिंग स्केल में हम ABCD का इस्तेमाल करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चाइल्ड। डिस्क्रिप्शन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि पूरा डिटेल में एक बच्चे के बारे में सब कुछ लिखना, उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। फिर होते हैं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होते हैं, ओवरऑल जजमेंट। रूब्रिक्स जैसे कि कैसा किया, कैसा परफॉर्म कर रहा है बच्चा, उसके बारे में एक ओवरऑल जजमेंट देना। ठीक है, शेड्यूल्स लिखे होते हैं, क्वेश्चनरीज होती हैं। फिर टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, और ये टूल्स थे, ये ऊपर वाले सारे जितने भी थे कि क्या हम यूज़ करते हैं, उसको ग्रेड देते हैं चेकलिस्ट में, रेटिंग स्केल में, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद टेक्निक्स आती हैं। टेक्निक्स में हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट देते हैं, इंटरव्यू, डिबेट, टेक्स्ट, एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन क्या है,
अचीवमेंट टेस्ट होते हैं एग्जामिनेशन में, स्टैंडर्ड, टीचर मेड, प्रैक्टिकल, ओरल, रिटन, ये इस तरह के सारे एग्जामिनेशंस जो आते हैं, ऐसे टाइप, शो टाइप आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये ना एग्जाम्स है, ये आपने देखे हुए टीचर में बनाते हैं कि तो क्लास में लेते हैं हमारे, ठीक है। प्रैक्टिकल होते हैं, ओरल भी होते हैं, कई बार सुनते हैं हमसे, ठीक है। ऐसे टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर्स आते हैं, ये आपने एग्जाम्स में देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उनको ना हमने डिवाइड कर दिया। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एक तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट। अचीवमेंट तो वो होते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। पूरे साल के बाद हमारे जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट में आते हैं कि कितना अचीव किया है उसने, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर और तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको रेमेडियल टीचिंग देने के बाद ये डायग्नोस किया जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। प्रोनोस्टिक टेस्ट वही होते हैं जो रेमेडियल टीचिंग देने के बाद लिए जाते हैं। मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन के मेथड क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड हो गया टूल्स में, टेक्निक्स में हो गया पीयर असेसमेंट, केस स्टडी, क्विज, इस तरह के जो यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव हमेशा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव हमेशा न्यूमरेटिव होते हैं। क्वांटिटी मतलब मेज़र करना, क्या कितने नंबर है, इतने नंबर है। क्वालिटेटिव में हम ये मेज़र नहीं कर सकते, इसमें देख सकते हैं पीयर असेसमेंट, यानी बच्चों से पूछना कि कैसे है उसके दोस्त वगैरह से, केस स्टडी करना उसके बारे में, ठीक है। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, क्विज, इसमें क्या होगा रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होती है आप सबको पता है, ओरल यानी बोल के जो वाइवा वगैरह लिया जाता है, रिटन यानी जो हम देते हैं ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन, रिकॉग्नाइजिंग टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप में रिकॉल टाइप होते हैं, जैसे वन वर्ड, फिलअप्स, ये जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन टाइप होते हैं, फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, एमसीक्यू बेस्ट माने जाते हैं। एमसीक्यू मोस्टली आपने देखा होगा एग्जाम, जैसे हमारे भी अब एमसीक्यू तो होंगे, ठीक है। ये रीजनिंग टाइप, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ना कि किसी भी टेस्ट का, कोई भी अगर आप एग्जाम ले रहे हो, कोई भी टेस्ट ले रहे हो, तो उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये तीन जो एक इम्पॉर्टेंस होते हैं किसी भी टेस्ट के लिए कि ये होनी चाहिए उस टेस्ट में, ठीक है। रिलायबिलिटी भी, वैलिडिटी भी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि किसी भी आप अप्लाई कीजिए वो टेस्ट का जो सेम है ना, वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए आंसर बदल जाए, उसके लिए आंसर बदल जाए। फिर वैलिडिटी का मतलब होता है कि उसके एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के उसके जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हो क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिव सेट हो, ये अचीवमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट के लिए लिया जा रहा है, ये डायग्नोज के लिए लिया जा रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टेस्ट का। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग मतलब टू रेक्टिफाई, टू इम्प्रूव। रेमेडियल का मतलब है पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे उसका, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, फिर इसको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी, यानी उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या चलती है इसमें, IEP चलता है। IEP क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये रेमेडियल टीचिंग के अंडर आता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, रिवार्ड टू स्टूडेंट्स, मोटिवेट किया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। पीयर ग्रुप्स के अंदर पढ़ाया जाता है ताकि वो खुद सीखें, ठीक है। रिवार्ड टू स्टूडेंट्स, रिवार्ड दिया जाता है उनको, जैसे इनाम देते हैं। यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स का अलग से इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स के साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। टीचर फ्रेंडली बिहेवियर किया जाता है स्टूडेंट, ताकि उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। टीचर शुड बी एम्पैथेटिक होना चाहिए टीचर, इसमें एक्शन रिसर्च की जाती है रेमेडियल टीचिंग में, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग की प्रिपरेशन करनी होती है पहले। डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, वेरियस लर्निंग टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम इस यूज़ करते हैं वो। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम उसको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे आप, एम्पैथेटिक रहेंगे आप, ठीक है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप एनकरेज करेंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार करना है, ठीक है। पढ़ाई के लिए तैयार करना, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको सॉल्व करना है। रेमेडियल टीचिंग में स्पेशली जो प्रॉब्लम एरिया उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मेन स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपना सकते हैं आप रेमेडियल टीचिंग में, रिवीजन करा सकते हैं, बार बार ड्रिल कर सकते हैं, सिचुएशन एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं, प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग दोबारा से करवा सकते हैं, उनको देखना समझना।
एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, फर्नोल्ड टीचिंग मेथड यूज़ करके प्रोग्राम्ड टेस्ट कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, पीयर ग्रुप लर्निंग कर सकते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गई, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस होते हैं, छोटी छोटी जो उसके सामने है मूर्त चीज़ों को दिखाकर उसको सिखाया जा सकता है। अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड्स, अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड्स का मतलब है अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना जो मेथड आपने अपनाया हुआ उसको टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं और कोई मेथड इस्तेमाल करके बच्चे को सिखा सकते हैं। जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, डायरेक्ट टीचिंग होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें और लर्निंग बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स सिखानी है बच्चों को। सब में ना किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाइए, सबसे बेसिकली ना पॉजिटिव चीज़ों को ही दीजिएगा पेडागोजी में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। नेगेटिव चीज़ों को वहीं पे काट देना, जैसे पनिशमेंट वगैरह की, इस तरह की जो चीज़ें हैं